आज हम लोग प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट देखने के लिए उपस्थित हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 1 में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझा था कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है और रीडिफरेंशिएशन क्या है। लेकिन आज हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो याद करें, पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अंतर्गत वे दो फैक्टर आते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर और दूसरा इंट्रासेलुलर फैक्टर, जो वास्तव में केमिकल्स होते हैं जो सेल को इंड्यूस करते हैं, और इस केमिकल को हम लोग पीजीआर या फाइटो ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में प्रमुखता से हम लोग पीजीआर पर बात करने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर। लोग इसे फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, लेकिन हम इसे पीजीआर कहेंगे। ब्रॉडली यह पीजीआर, जैसा कि आप देख रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर के अंदर आप भी जान रहे ऑक्सिन, ज़िबरेलिन और साइटोकाइनिन को इंक्लूड्स किया जाता है, जबकि ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर इथिलीन और एब्सिसिक एसिड को हम लोग इंक्लूड करते हैं। वैसे आज के डेट में और सारे पीजीआर भी डिस्कवर्ड किए गए हैं और उनके रोल भी डिस्कवर्ड किए गए हैं, जो आज काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इन 5 पीजीआर पर आज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंस लाइक ऑक्सिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पीजीआर जो आपने 5 तरह के देखे, इसके अलावा पीजीआर नेचुरल और सिंथेटिक भी होते हैं। अब ये नेचुरल पीजीआर आप जानते हैं, सिंथेटिक पीजीआर जैसा कि जो लेबोरेटरी में हम बना ले, कुछ का एग्जाम्पल दिए हैं, नेफ्थलिक इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4,5-T या टीवा। इस तरह के ये सिंथेटिक है, इनका भी एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण योगदान है। ये पीजीआर क्या है? तो कहता है कि द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर ए स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड का प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान एक एमिनो एसिड है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA, जिसे आप सामान्य भाषा में ऑक्सीन कहते हैं। एडेनिन डेराइवेटिव, एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, उसका डेराइवेटिव N6 फरफुराइल एमिनो प्यूरिन, यानी एडेनिन के डेराइवेटिव को काइनेटीन, जिसका पॉपुलर नेम साइटोकाइनेस। डेराइवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड लिपोइड है, लिपिड के मॉलिक्यूल से। तो डेराइवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड एब्सिसिक एसिड या AVA,
इसको लोगों ने डार्विन भी कहा था। इसके बाद है टार्पीन, ये भी टार्पीनोइड लिपिड के मॉलिक्यूल्स है। इसको जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड बहुत तरह के हैं, उसमें मुख्य रूप से GA3 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गैसियस हार्मोन इथिलीन C2H2, ये 5 ग्रुप के हार्मोन है। सबका केमिकल क्या है यह बात है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर variously described as plant growth substance, plant hormone या phytohormones। PGR कैसे इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, PGR एंड देयर इन्फ्लुएंस, या ये देखें हार्मोनल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हार्मोन प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप देख रहे हैं यहां ये प्लांट बना हुआ है, यहां देखिए ग्रेविटोपिज्म या जियोट्रॉपिज्म को कौन प्रभावित कर रहा है, ऑक्सीन। एब्सिसन जोन, डेवलपमेंट ऑफ एब्सिसन जोन, इसमें किसका प्रभाव है, इथिलीन एंड ऑक्सीन। ग्रोथ ऑफ यंग फ्रूट, साइटोकाइनिन्स का इंडक्शन है, लेकिन उसी फ्रूट की राइपनिंग का इंडक्शन इथिलीन का है। इथिलीन क्या है, राइपनिंग हार्मोन। स्टोमेटा क्लोजर एब्सिसिक एसिड का वर्क है। इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग हार्मोन या जिब्रेलिन है या हाइपोथेटिकल जिब्रेलिक एसिड, फ्लोरिजन, सॉरी। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। कंट्रोल ऑफ स्टेम इलोंगेशन, ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन। तो आप यहां देख रहे हैं एक वर्क को दो हार्मोन मिलके करते हैं। अगर एक ही वर्क 2 हार्मोन के द्वारा का हो, उसे हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट या सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं। कभी कभी एक हार्मोन एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। एक फाइटो हार्मोन जिस काम को करेगा, दूसरा उसे इनहिबिट करेगा। जैसे एक का काम क्या है, डोरमेंसी कॉज करना, दूसरे का काम है डोरमेंसी ब्रेक करना। एक का काम है एपिकल डोमिनेंस करना, दूसरे का काम है एपिकल डोमिनेंस ब्रेक करना। तो इस तरह की इफेक्ट को कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो 2 तरह के इफेक्ट हार्मोन्स के, फाइटो हार्मोन्स को आपको जानना होगा। पहला क्या है, सिनर्जेटिक इफेक्ट, और दूसरा क्या है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। आइए 1 बाय 1 सबके इफेक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करें। अबे सबसे पहला ऑक्सीन। आप लोग भी ऑक्सीन के बारे में जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि, तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन। कहता द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन हिज बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। कि जो चार्ल्स डार्विन साहब ने किताब लिखा, यहां पर चार्ल्स डार्विन के साथ उनका लड़का डार्विन एंड डार्विन वास्तव में लिखी इस किताब को। द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स में सबसे पहले ऑक्सीन के एग्जिस्टेंस की बात सामने आई 1880 में। कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास to unilateral light and observe it to the bend toward light। कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को लाइट के तरफ मुड़ते हुए इन लोगों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। He covered the coleoptile tip with the tin foil or cut it off and observed that coleoptile did not bend toward unilateral light। कहता है कि जब उन लोगों ने कोलियोप्टाइल के टिप को या तो टीन फॉयल से कवर कर दिया
या उसके काट के हटा दिया तो देखा कि लाइट के तरफ कोलियोप्टाइल नहीं मुड़ा। यानी लाइट कहीं ना कोई स्टिमुलस दे रहा है जिसके वजह से वह मुड़ रहा है या उसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो रहा है। तो क्या उन लोगों ने कंक्लूड किया? सम स्टिमुलस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अपर टू द लोअर पार्ट which induce bending of the coleoptile, कि some stimulus is transmitted from upper to lower, यानी कोलियोप्टाइल के टिप से उसके कोलियोप्टाइल के नीचे यानी रूट की तरफ कोई न कोई केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है और वह केमिकल इंड्यूस कर रहा है कोलियोप्टाइल को सनलाइट की ओर घूमने के लिए, सनलाइट की ओर मुड़ने के लिए। नीचे देखें, इसको हमने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है, लाइट और ये कोलियोप्टाइल। टिप देखिए कटा हुआ है, यहां देखिए टिप कवर्ड है और यहां पर भी टिप कवर्ड है लेकिन ट्रांसपेरेंट कैप के द्वारा है। तो ट्रांसपेरेंट कैप रहेगा, सनलाइट आ जाएगा इसलिए मुड़ रहा है। लेकिन ये नीचे वाले पोर्शन को जब कवर्ड किया गया तो कोई प्रभाव नहीं मुड़ा, यानी यहां पर प्रभाव पड़ रहा है। यह बात डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर किया था। लेकिन बॉयसन एंड जेनसन 1913 में उन लोगों ने क्या किया कि इसके टिप को हटा करके यहां पर जिलेटिनस सबस्टांस अगर ब्लॉक को डाल दिया और उस अगर ब्लॉक को जब किसी दूसरे कटे हुए टिप पर रखा तो टिप मुड़ गया, यानी एपिकल पोर्शन में ऑक्सीजन बना था और वो धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करने की वजह से अगर ब्लॉक में एब्जॉर्ब हो गया था। जब अगर ब्लॉक को टिप को रखा गया तो अगर ब्लॉक के टिप से भी ऑक्सीजन नीचे आने लगा जिसके उपस्थिति में बेंडिंग दिखने लगा। अगर आप यह बात समझते हैं तो आपको एक बात समझनी चाहिए ऑक्सीजन के बारे में। अगर आपने जाना तो ये जाने कि ऑक्सीजन की सिंथेसिस पौधे के एपिकल पोर्शन में होता है लेकिन अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर। अगर सनलाइट इधर से गिर रहा है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इधर होगा, तो जिधर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा उधर ही ऑक्सीजन अपना रिस्पांस देगा। अगर उधर वो रिस्पांस देगा तो सेल का ग्रोथ होगा और उधर के सेल ज्यादा बढ़ेंगे और इधर के सेल कम बढ़ेंगे, इसलिए क्या होगा, वो बेंट करेगा, इसलिए वो सनलाइट की ओर चला जाएगा। ये बेसिक फिनोमेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस कहता है कि ऑक्सीजन सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफान और इंडोल प्राइमरली इन लीफ प्रिमोर्डिया का प्रारंभिक लीफ में, यंग लीफ और रूट टिप पर भी। आप देख रहे हैं कि रूट टिप यहां पर भी होगा और यहां भी होगा और ये देखिए यह साइट है इसके लिए और यहां ये साइट है। तो इसका मूवमेंट जब यहां होगा तो ये ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। तो इसका इफेक्ट यहां रूट कैप, रूट कैलिप्ट्रा जोन के डेवलपमेंट्स पर और ग्रोथ पर पड़ेगा और इसका प्रभाव यहां पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस के बाद इंडोल एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्टेड सेल टू सेल, ट्रांसपोर्ट टू द रूट प्रोबेबली ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोएम। अब यहां कंट्राडिक्शन है कि जाइलम से इसका ट्रांसपोर्ट होगा कि फ्लोएम से। लास्ट ईयर नीट में सवाल पूछा गया था, तो आप जाने जाइलम और फ्लोएम दोनों ही हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पीछे के चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, या देख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन पर बात करें तो कहता है कि अभी तो नेचुरल ऑकरिंग ऑक्सीजन जाना, इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली एंड सिमिलर टू नेचुरल इन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। कौन कौन है? IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, NAA नैफ्थेलिनिक एसिटिक एसिड,
2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड, 2,4,5-T या टीबा, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, लेकिन ये प्लांट ग्रोथ पर प्रभाव देते हैं, हम लोग आगे जानेंगे। और आज कमर्शियली इनका उत्पादन होता है और एग्रीकल्चर या ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनकी बहुत बड़ी मदद है। आइए, ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसलोकेशन, कहां पाया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और ट्रांसलोकेशन। ऑकर यूनिवर्सली इन ऑल प्लांट्स। अब ये कंक्लूजन फाइनल बात बोल रहे हैं कि प्लांट्स के हर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। वेयर देयर इज एक्टिव ग्रोथ देयर इज ऑक्सीजन प्रोडक्शन। आ गया बात कि एक्टिव ग्रोथ कहां होगा? जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, और जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहां ऑक्सीजन होगा। तो रूट टिप पर होगा, शूट टिप पर होगा। शूट एपेक्स प्रोड्यूस मच ऑक्सीजन देन रूट एपेक्स। एपिकल बड सिंथेसाइज मोर ऑक्सीजन देन लैटरल बड। अगर एपिकल बड ज्यादा ऑक्सीजन सिंथेसाइज कर रहा है लैटरल बड से, तो एपिकल बड कभी भी लैटरल बड को ग्रो नहीं करने देगा। यही बात आप लोग रटते, एपिकल डोमिनेंस। डेवलपिंग सीड कंटेन मोर ऑक्सीजन देन मैच्योर सीड। सीड डेवलप कर रहा है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, मैच्योर हो गया तो कम है। एपिकल बड सिंथेसाइज 6 टाइम मोर देन एक्सपेंडिंग लीफ। समझ रहे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बेसिपिटली, ऊपर से नीचे की ओर। It move from apical to basal in velocity of transport is 1 to 1.5 cm per hour in stem and coleoptile, but in root 0.1 to 0.2 cm per hour in root। ये बातें आपने देखा। अब आए इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंट यानी नेचुरल और सिंथेटिक। तो पहला इफेक्ट क्या है? सेल इलॉन्गेशन एंड सेल डिवीजन। कहता है कॉज ग्रोथ इन कोलियोप्टाइल एंड स्टेम ड्यू टू इलॉन्गेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। द मेन कॉज ऑफ सेल इलॉन्गेशन बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक कंटेंट, परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू द वाटर एंड वॉल सिंथेसिस। कि सबसे मुख्य काम क्या है? सेल वॉल के को स्ट्रेच कराता है। आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ऑक्सीजन क्या करता है, सेल वॉल, सेलुलोज के फाइब्रिल को स्ट्रेच कराता है। बाय रिड्यूसिंग वॉल प्रेशर, बाय इंड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन विच इज टर्न लीड टू द इंक्रीज द सेल वॉल प्लास्टिसिटी एंड एक्सटेंशन। वही बात। अब किसी भी सेल वॉल को, किसी भी सेलुलोज के फाइबर को इलोंगेट करना होगा, स्ट्रेच करना होगा, तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, उसके लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम आर प्रीवियसली प्रोटीन, और प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए की आवश्यकता है, और आरएनए को बनाने के लिए डीएनए की रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता है। ये सारी बातें आप जानते होंगे, फिर इस पर हम आगे बात करेंगे। इसलिए सीधे यहां पर हमने कह दिया है कि बाय इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन व्हिच इज टर्न लीड टू द इंक्रीज इन सेल वॉल प्लास्टिसिटी एंड एक्सटेंशन। कि सेल वॉल की प्लास्टिसिटी और एक्सटेंशन निर्भर करती है मेटाबॉलिक रिएक्शन पर, और रिएक्शन निर्भर करता है किस पर? एंजाइम पर, और एंजाइम प्रोटीन के बने, इसलिए आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ओके, तो आगे समझे। ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस या प्रमोट सेल डिवीजन विद इन द कैम्बियम रीजन। क्योंकि परमानेंट सेल फिर मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी मेरिस्टेम में ऑक्सीजन क्या करता है? इंड्यूस करता है सेल डिवीजन। इसके बाद सेल इलॉन्गेशन और सेल डिवीजन के बाद दूसरी बात रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन, application of IAA, indole acetic acid, to cut end of the stem, propagate for root formation
आप लोग जानते हैं गुलाब की डंडी लगाने के लिए या और भी ग्राफ्टिंग करने के लिए हर जगह कमर्शियली इसका यूज होता है, मार्केट में बिकता है अलग अलग नामों से। कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। Abscission does not occur when oxygen content is high or distal end or low in the proximal end of abscission zone. Abscission माने झड़ना, पत्तियों का गिरना, तो ये abscission को रोकता है। पार्थेनोकार्पी जानते ही हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। कैलस फॉर्मेशन, undifferentiated mass of the parenchymatous tissue is known as callus. टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी में जब सेल के अंदर हम लोग कल्चर करते हैं लैबोरेटरी में सेल को, तो वो क्या करता है, डिफरेंशिएटेड सेल सबसे पहले डिवाइड होता है तो मास ऑफ सेल बनाता है जिसे कैलस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। यानी टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी में या प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो कल्चर मीडिया बनाया जाएगा उसमें ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका पैदा करता है। एप्लीकेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड कॉज सेल टू इलोंगेट एंड एडवेंटिटियस रूटिंग। सेक्स एक्सप्रेशन, ऑक्सीजन इंड्यूस द चेंज इन सेक्स रेशियो ऑफ द फ्लावर टुवर्ड फीमेलनेस, माने फेमिनाइजेशन। ऑक्सीजन के स्प्रे करने से क्या होगा, फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ेगी। इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। गांजा, गांजा एक पौधा है, गांजा में लोग इसका यूज करते हैं फार्मर्स। जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज नोन एज द जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म रूट को जमीन के अंदर बढ़ना, जियोट्रॉपिज्म या और भी ट्यूबर के अंदर बढ़ना, और भी पार्ट्स का अंदर की ओर बढ़ना, जियोट्रॉपिज्म। तो ऑक्सीजन जियोट्रॉपिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेम एंड रूट एक्यूमुलेट IAA ऑन द लोअर साइड ऑफ द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। कहता है कि ये स्टेम है या रूट है तो इसके लोअर साइड में एक्यूमुलेट, अगर स्टेम है, कोई मान लीजिए हवा के झोंका से कोई स्टेम जमीन पर गिर गया, अब तो उसके लोअर साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो जब लोअर साइड में ऑक्सीजन का निर्माण होगा तो लोअर साइड के सेल बढ़ेंगे, इसलिए क्या होगा, धीरे से ये ऊपर की ओर बेंड कर जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि पौधे के स्टेम जमीन पर गिरता है और फिर वो ऊपर की ओर खड़ा होने लगते हैं। Stem and root accumulate indole acetic acid on the lower side of the response to gravity. Increase oxygen concentration on the lower side in the stem cause those cells to grow more than cell on the upper side. Stem bent up against the force of gravity, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, negative gravitoplasm. Upper side of the root grow more rapidly than the lower side. Root ultimately grow downward. Positive geotropism. Apical dominance. Apical dominance या terminal bud of the many vascular plant are very active while the lateral bud remain inactive. जानते हैं क्यों? क्योंकि एपिकल बड में ज्यादा ऑक्सीजन बनता है, लैटरल बड में भी बनता है, कम बनता है। लेकिन जब एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाएगा तो लैटरल बड, अगर लैटरल एपिकल बड से क्या होगा, केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल एक ब्रांच का ग्रोथ होगा। लेकिन जैसे ही अगर एपिकल बड को डिकैपिटेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो उसके क्या होंगे, लैटरल या एक्सिलरी बड का विकास होगा। तो एक से ज्यादा एक्सिलरी बड का जब विकास होगा तो पौधा कैसा हो जाएगा, बूस लाइक एपियरेंस, हेज। इसीलिए आप लोग देखते हैं हेज बनाने के लिए हमेशा उसके एपिकल बड को गार्डनर काटते रहता है, पार्क वगैरह में देखिए, तब जाकर के वो बूस लाइक एपियरेंस देता है। टी प्लांटेशन में भी यही चीज होता है, हमेशा प्रूनिंग किया जाता है, एपिकल बड को हटाया जाता है। तो प्रूनिंग करने से तब उसके भी झाड़ी बनते हैं। यहां तक अभी आप टोबैको की खेती भी देखे होंगे तो वहां भी आप देखते होंगे कि एपिकल और लैटरल सारे बड को जल्दी जल्दी, वहां लैटरल बड को हटाया जाता है, एपिकल बड को इनिशियली नहीं हटाया जाता, लैटरल बड को। क्योंकि क्या है उसमें, वहां पर ब्रांच नहीं बनाने हैं, सीधा एक प्लांट्स बनाना है,
जिससे पत्ते बहुत सारे निकलेंगे और बड़े होंगे, और ब्रांच अगर बन जाएंगे पत्ते छोटे हो जाएंगे। Apical dominance is due to the much higher oxygen content in the apical bud than the lateral bud. Phototropism, plant bent to our unilateral light, आप जान ही चुके हैं. This is the due to the high concentration of the oxygen on the shaded side. पहले भी बताया हूं कि जिधर लाइट पड़ रहा है उधर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा, जिधर लाइट नहीं पड़ रहा उधर ऑक्सीजन का निर्माण होगा, इसलिए लाइट की ओर पौधे मुड़ेंगे. रूटिंग ऑफ कटिंग, अगर एप्लीकेशन ऑफ इन, अब ये देखिए कि यूज ऑफ ऑक्सीजन इन एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, वो तो इसके फंक्शन पर डिस्कस किए थे. रूटिंग ऑफ कटिंग, एप्लीकेशन ऑफ नैफ्थलिक एसिटिक एसिड कहा, मैंगो में, आईबीए गुआवा में, स्टेम कटिंग कॉज 100% सक्सेस. आप लोग जानते होंगे कि बगल में हाजीपुर में आम का पौधा बनाने का उद्योग है, तो वहां ग्राफ्टिंग किया जाता है, कटिंग किया जाता है स्टेम का, तो रूट निकलना चाहिए. आम में, अमरूद में, तो आम में किसका यूज होता है रूट इनिशिएट कराने के लिए? NAA का. गुआवा में IBA का. ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम है. प्रिवेंशन ऑफ स्प्रॉटिंग, अब आप जानते होंगे कि आलू को अगर हम लोग कोल्ड स्टोर में नहीं रखें तो आलू में जल्दी ही स्प्रॉटिंग हो जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगा. अगर आलू को कोल्ड स्टोर से निकालें और घर में अगर रखते हैं या स्टोर में रखते हैं तो भी जल्दी स्प्रॉटिंग हो जाएगा, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी. तो आलू की क्वालिटी गिरे, आप लोग नहीं कहते हैं कि आलू मीठा लग रहा है, तो आलू की जब स्प्रॉटिंग होगी तो उसके अंदर का स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाएगा. इसलिए ग्लूकोज में वो नहीं बदले, स्प्रॉटिंग नहीं होगा तो ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, तो ग्लूकोज में नहीं बदले, स्प्रॉटिंग नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं, मिथाइल ईस्टर ऑफ NNA से, और मैलिक हाइड्राजीन हम लोग देते हैं. म्यूटाजेन है लेकिन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है ओनियन के केस में. तो पोटैटो और ओनियन में स्प्रॉटिंग नहीं हो, आप लोग देखते होंगे कि जहां आलू लाके आप घर में रखिए 5 दिन, कुछ दिन के बाद, अभी इस महीना में नहीं, जुलाई के बाद तुरंत स्प्रॉटिंग कर देगा, प्याज स्प्रॉटिंग करने लगेगा. तो अगर मार्केट में जो अगर 200 क्विंटल, 400 क्विंटल, 500 टन जो रखा है, अगर उसके यहाँ स्प्रॉटिंग हो जाएगा तो आप लेंगे नहीं, उसकी मतलब कि लॉस हो जाएगी. इसलिए कमर्शियल एप्लीकेशन से इससे उसको ट्रीट करके तरोताजा रखा जाता है. सीडलेस फूड प्रोडक्शन, पार्थेनोकार्पी, बनाना के केस में, ग्रेप के केस में, स्ट्रॉबेरी, ब्रिंजल, किसका एप्लीकेशन होता है? IAA, IBA एंड NNA. प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कराने के लिए, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग, एक तरह के फ्लावरिंग कराने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत. और आप जानते हैं एक तरफ यूनिफॉर्म फ्लावरिंग ये क्या कराएगा, तो ये फीमेलनेस कॉज करेगा. तो बहुत ही इसका उपयोग कहां? पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है. इवन 2,4-D also used to increase the femaleness in the case of monoecious cucurbit. कद्दू में, खीरा में, कुमाड़ा में, आप लोग आजकल देखते होंगे, लोग गांव देहात में कहता होगा कद्दू में इंजेक्शन दिया जाता है. अरे यूनिफॉर्म, क्योंकि उसके कद्दू, आजकल के जो कद्दू आते हैं एक साइज के, सब एक जैसे रहेंगे, ऐसा लगेगा फैक्ट्री में तैयार है. क्या है वो कि ये आप देखते हैं ना कि फीमेल फ्लावर एक तरह के बनाएंगे तो ओवरी एक तरह का यूनिफॉर्म बनेगी. अगर ओवरी एक तरह की बनेगी तो सारे फ्रूट एक तरह के होंगे, एक कलर के होंगे. तो इसके लिए कद्दू पर किसका ट्रीटमेंट करना होगा? 2,4-D, यही इंजेक्शन है. अब एक कद्दू का पौधा है, स्प्रे नहीं करके उसके अंदर क्या किया? इंजेक्ट कर दिया लिटिल अमाउंट. अब उस कद्दू में फ्लावर भी बहुत होंगे और जितने भी उसके कद्दू होंगे सब एक तरह के होंगे. प्रिवेंशन ऑफ प्रीमैच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट, यह भी एक बहुत बड़ी चीज है. अभी जैसे आम के बारे में आप जानते हैं, कि जितना आम फलता है उसमें से बहुत सारा गिर जाता है. लेकिन अगर वो जब कमर्शियल प्रोडक्शन हम करेंगे, हम खेती करेंगे, तो हम चाहेंगे कि हमारा आम क्या हो? ना गिरे. अगर कुछ तो गिरेगा. और भी हम चाहेंगे कि सारे, अगर मालदह आम है और अभी सीजन आ गया तो सारे किसान के मालदह आम पकने लगेंगे, तो आपके भी पकने लगेंगे, तो मार्केट में तो वैल्यू नहीं है. अब आपको एक वैसा व्यवस्था करनी है कि सारे किसान के आम पक जाए
और आपका मालदा आम उसी तरह पेड़ पर लगा रहे, आपका 2 हफ्ता 3 हफ्ता बाद आवे, उसमें बाजार में मैंगो कम रहेगा मालदा, इसलिए अच्छा कॉस्ट मिलेगा, आप बेनिफिटेड होंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ प्री मैच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट, ये काम है ऑक्जीन का। इन द केस ऑफ एप्पल एंड कॉटन NAA, इन द केस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स 2,4-D, इवन मैंगो पर भी 2,4-D लोग स्प्रे करते हैं, जिससे आम रुके रहते हैं। और आप देखते होंगे वही आम जुलाई के लास्ट में आएगा, बड़ा बड़ा आम रहेगा मालदा, लोग कहेंगे दीघा से आया है तो मालदा से आया है, जहां से भी आया हो। वास्तविकता क्या है कि वह कमर्शियलाइजेशन किया गया है, उस पर स्प्रे करके ऑक्सीजन को उसको ड्रॉपिंग से डिले किया गया है। इवन जर्मिनेशन IAA IBA इज मोस्टली वाइडली यूज सॉकिंग सीड फॉर जर्मिनेशन। अगर डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, डॉर्मेंसी को तोड़ के कोई भी सीड क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं हुआ, तो डॉर्मेंसी ब्रेकर है ऑक्सीजन। IAA IBA ये क्या करता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। फ्रूट सेटिंग 2,4,5-T यूज फॉर द इंप्रूव फ्रूट सेटिंग इन बेरीज। अब बेरीज किसे कहते हैं, छोटे फल हैं, फ्रूट है बेरीज। अब जैसे आप लीची के आकार के हैं, बैर के आकार के, गुजबेरी हैं, रस्टबेरी हैं, ये सब बेरीज हैं, तो इनके आकार तो ऑलरेडी छोटे होते हैं, ये भी एबंडेंट फलते हैं। अगर इन पर ऑक्सीजन का प्रभाव डालेंगे, ऑक्सीजन का छिड़काव करेंगे, तो कुछ बेरीज कच्चे में गिर जाएंगे, तो जो कम संख्या में रहेंगे तो उनका साइज बड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए इसका भी एप्लीकेशन होता है। कमर्शियली लोग जामुन वगैरह पर करते हैं, या रसबेरी पर करते हैं, स्ट्रॉबेरी पर करते हैं, कि उनके कुछ फलों को गिरा दिया जाएगा, बाकी फलों का साइज बड़े हो जाएंगे, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा। थिनिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ 2,4-D यूज फॉर द डिफोलिएशन ऑफ कॉटन बिफोर बॉल हार्वेस्टिंग। अब ये क्या होता है, अब जैसे देखिए संतरा है, एप्पल है, ये कपास है, इनमें एक प्रॉब्लम है। अब संतरा भी हरा है और पत्ता भी हरा है, तो संतरा तोड़ते समय वो दिख नहीं पाता है, तो किसान इसके लिए एक प्रैक्टिस किया गया कि संतरा के पेड़ पर अगर हम 2,4-D का छिड़काव कर दें तो उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे, केवल संतरा ही संतरा दिखने लगेगा, सब हम तोड़ लेंगे, अब फिर उसके बाद से पत्ते आ जाएंगे। तो ये 2,4-D इस काम के लिए यूज किया जाता है। अब कॉटन बॉल, कपास की खेती हो गई, कपास के बॉल तैयार हो गए, अब उस कपास को बॉल को तोड़ने में उसके पत्तों में कांटे जैसी संरचना होती है, बहुत मुश्किल होता है, तोड़ेंगे तो हाथ में गड़ेगा, कटेगा फटेगा मजदूर को, मजदूर नहीं चाहता है। अगर 2,4-D का स्प्रे कर दे तो सारे पत्ते झड़ के गिर गए, केवल सीधे बॉल देखेंगे, फट पिकअप कर लेगा बॉल को। इसी तरह NNA का यूज भी एप्पल के थिनिंग, फ्रूट थिनिंग के लिए किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग इन सीरियल 30 to 40% यील्ड लॉस इन ट्रेडिशनल टॉल वेराइटी। लंबा पौधा होगा तो बाल छोटा होगा, तो ये इसके प्रभाव देने से क्या होगा, इंटरनोडल इलोंगेशन कम होगा। ऑक्सीजन के प्रभाव देने से क्या होगा, इंटरनोड छोटा होगा, पौधा मोटा होगा, और पौधा छोटा होगा तो फ्रूट ज्यादा होंगे। वीडिसाइड 2,4-D MCA मिथाइल क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड आर वीड किलर, जानते ही हैं आप लोग। 2,4-D हाईली टॉक्सिक तो ब्रॉड लीफ प्लांट्स, मैंने डाइकोटिलेडन्स के लिए पहले भी बता चुका हूं। टिश्यू कल्चर कि ऑक्सीजन अलोंग विद द साइटोकाइनिन सो सक्सेसफुल कैलस फॉर्मेशन, रूट डिफरेंशिएशन एंड रूट इनिशिएशन। तो ये सारी बातें हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में जाना कि ऑक्सीजन क्या है, कैसी डिस्कवरी है, क्या क्या उसका वर्क है। अब आते हैं इसके बाद जबरालिंस के बारे में बात करते हैं कि जबरालिंस क्या है। ठीक इसी तरह इसका भी फंक्शन बताएंगे, इसका भी मैं बताऊंगा कि क्या है एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं। अब जबरालिंस के बारे में कहता है कि डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा, जापानी साइंटिस्ट है, जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट इन 1928,
rice plant infected by the fungus Gibrella fujicorii. Synonyms: Fusarium monaliformis. अब ये जिब्रेला फ्यूजाकोरई कहाँ है? ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। और फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मिस क्या है? ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। सोज एक्सेसिव स्टेम इलॉन्गेशन। ये फंगस पाया गया, कुरोसावा ने ये देखा कि इस फंगस के इन्फेक्शन से धान के पौधे बहुत लंबे हो गए, और अगर पौधा लंबा हो जाएगा तो वो झुक जाएगा, या हवा चलेगा तो गिर जाएगा, ऐसे बेंट कर जाएगा। आप लोग गांव घर में देखे होंगे धान के पौधे को कि झुक जाता है, बेंट कर जाता है, बेंट करके फिर खड़ा हो जाता है। तो उसको कहा गया घुटने के बल पौधा बैठ गया, बैक नी, नील डाउन। इसलिए इन लोगों ने नाम इसका रखा क्या? बैकनी डिजीज। अब देखा गया ये बैकनी डिजीज क्यों हो रहा है? तो बैकनी डिजीज क्यों हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल कौन था? केमिकल वाज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड एज नेम एज जिब्रेलिक एसिड GA। अप टिल नाउ, अभी तक नाउ 80 different जिब्रेलिन आर अवेलेबल, GA1 to GA80। द मोस्ट कॉमन ऑकरिंग जिब्रेलिन इज द GA3। अब इसके फिजियोलॉजिकल रोल को देखें, क्या क्या इसकी फिजियोलॉजिकल रोल है, क्या करता है? सीड जर्मिनेशन, बार्ली इन डीनोवो मतलब स्वतः, एमाइलेज सिंथेसिस। वर्नर का वर्क है 1964 में कि ये सीड जर्मिनेशन पर काम करता है। When applied externally, they can be reverse the effect of dwarfism। कहता है कि ड्वार्फिज्म, कि अगर जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, जिब्रेलिन अगर दिया गया तो वो क्या हो जाएगा? फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उससे जो सीड निकलेंगे वो भी ड्वार्फ होंगे। ये नहीं कि अगले जनरेशन में भी नॉर्मल रहेगा, वो केवल नॉर्मल होगा। Studied with such mutants have shown that although the application of male gibberellin can cause this effect, they have to be converted to a particular form जिब्रेलिन A1 before they can have any biological effect। कहता है कि जिब्रेलिन A1 ये एक ऐसा जिब्रेलिन है, अगर इसका यूज कर दिया जाए तो ये म्यूटेशन कॉज कर देता है, म्यूटाजेनिक एजेंट है, और ये हो सकता है कि लंबे पौधे को ड्वार्फ बना दे। जिब्रेलिन कैन सब्स्टिट्यूट डॉर्मेंसी, माने डॉर्मेंसी ब्रेकर है, डॉर्मेंसी ब्रेकर ट्रीटमेंट कोल्ड और लाइट इन सर्टेन सीड लाइक लेट्यूस, टोबैको एंड वाइल्ड ओट। टोबैको में लेट्यूस, लेट्यूस माने सलाद, लेट्यूस में, टोबैको में, सलाद में, वाइल्ड ओट में जिब्रेलिन क्या करता है? डॉर्मेंसी ब्रेकर का काम करता है। जिब्रेलिन प्रमोट द जर्मिनेशन एंड द रेडिकल ग्रोथ इन माल्टिंग बार्ली सीड। माल्टिंग का प्रोसेस भी करता है, इसीलिए इसका यूज, जिब्रेलिन का यूज कहां होता है? वाइन इंडस्ट्रीज में माल्ट बनाने के लिए। स्प्राउटिंग जल्दी कराता है ये, जर्मिनेशन। External application of gibberellin can promote development of seedless fruit, parthenocarpy in some species, currants, apple, cucumber। इसके अलावा भी फ्लावर इंडक्शन, कंट्रोल ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन या सेक्स रिवर्शन, और सेनिसेंस को डिले करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना जिब्रेलिन के साथ है, उसे कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। ये देखिए, हम फिगर में बोल्टिंग इफेक्ट दिखाने का प्रयास किए। क्या है? रोजेट हैबिटाट का बंद गोभी है, और अगर इस पर हम लोगों ने जिब्रेलिन का प्रभाव दिया, जिब्रेलिन स्प्रे किया, तो देखिए ये कितना लंबा और जाकर के फ्लावर कर लिया। तो ये रोजेट हैबिटाट से इतना लंबा पौधा बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बोल्टिंग। तो इसका बहुत ही प्रोनाउंस इफेक्ट है जिब्रेलिन का, बोल्टिंग इफेक्ट। The cabbage plant on the left were grown on their own. The plant on the right were given gibberellic acid once a week for 8 weeks। अगर वीक में एक बार 8 वीक तक अगर ट्रीट किया गया जिब्रेलिन से, तो क्या नोटिस किया गया? Notice the long stem and the flower at the top of the plant on the right. They are the result of this hormone। यही रिजल्ट है इस हार्मोन का, और यही फेनोमेना है बोल्टिंग। मेरा पर्सनल अनुभव है, बच्चे पूछते हैं बोल्टिंग और मैं समझाता हूं, समझ नहीं पाते, इसलिए इस फिगर का मैंने
यूज किया है, बहुत पुराना फिगर है कि देखिए इससे आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि ये रोजेट हैबिटाट है और ये रोज की तरह छोटी छोटी बंद गोभी जो देखते हैं वैसा बंद गोभी है। और 8 वीक तक अगर वीक में एक बार जिब्रेलिन का अगर ट्रीटमेंट किया गया तो ये पौधा कितना लंबा हुआ और फ्लावरिंग किया, दैट इज द बॉल्टिंग। जिब्रेलिन का एप्लीकेशन फंक्शन, इट इंड्यूस मेलनेस, ऑक्जीन फीमेलनेस कर रहा था, प्रमोट ग्रोथ ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स, मैंने जेनेटिक ड्वार्फिज्म को रिमूव करता है, पॉजेस पोलेनोसाइड इफेक्ट, मैंने पोलेन को मार देता है, रिप्लेस चिलिंग एंड लाइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। अब ये चिलिंग एंड लाइट रिक्वायरमेंट्स का मतलब लाइट रिक्वायरमेंट प्लांट को कह लिया गया था, फोटो पीरियोडिज्म आगे आप पढ़ेंगे जिसके द्वारा फ्लावरिंग होती है, और चिलिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट वर्नालाइजेशन जिसके द्वारा क्या होता है फ्लावरिंग होती है। तो वर्नालाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म के बराबर ये अकेले काम करता है, यानी ऐसा माना जाता है कि वर्नालाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म में जो हार्मोनल चेंज होता है, तो वर्नालाइजेशन में होने वाले हार्मोनल चेंज या हाइपोथेटिकल हार्मोन का नाम वर्नालिन, और जबकि फोटो पीरियोडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम फ्लोरिजेन। दोनों हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों हार्मोन कुछ नहीं है, जबकि जिब्रेलिन ही है। ये जिब्रेलिन वहां काम करता है। उसी के लिए ये लाइन दिए हुए हैं कि रिफ्लेक्स चिलिंग एंड द लाइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, promote seed germination, used for the breaking of dormancy, delays senescence of fruit, enhance seedless fruit production, stem elongation, accelerate flowering in long day plants, intensify transpiration, photosynthesis and respiration, मतलब ये तीनों को बढ़ाता है। तो आप जानते हैं अगर ये तीनों बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी प्लांट्स में फ्लावर आएंगे। वास्तव में जिब्रेलिन को हम लोग फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। गांव में रिपकार्ड नाम की दवा आती है, ये क्या है, जिब्रेलिन है, जो बैगन वगैरह पर छिड़का जाता है फ्लावर करने के लिए। ये फ्लावरिंग हार्मोन्स हैं और इसका मोस्ट ऑफ द काम कुछ छोड़ करके ऑक्जीन के साथ ही है, यानी ये ग्रोथ प्रमोटर है ऑक्जीन जैसे। तो ऑक्जीन और जिब्रेलिन दोनों क्या है, सेल इलोंगेट करते हैं, सेल इनलार्ज करते हैं, तो ग्रोथ प्रमोटर हैं। अब देखें हम दूसरी बात, साइटोकाइनेंस के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन इंक्रीज ग्रोथ मेनली बाय इंक्रीजिंग सेल इलोंगेशन। द ग्रोथ इन्वॉल्व अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस मेनली सेल डिवीजन। केवल सेल इलोंगेशन से तो ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा, ग्रोथ इन्वॉल्व किससे होगा, सेल डिवीजन भी होना चाहिए, क्योंकि आपने ग्रोथ पढ़ा है कि सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। तो सेल इनलॉगेशन या सेल इनलार्जमेंट किसका काम है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों का काम है। लेकिन सेल डिवीजन किसका काम है, तो सेल डिवीजन काम है साइटोकाइनेंस का। डेवलपिंग एम्ब्रियो shows active cell division. Liquid endosperm of coconut called coconut water या milk contains cell division causing factor kinetin, coconut milk factor, उसमें सबसे काइनेटिन, ये साइटोकाइनेंस, यही काइनेटिन साइटोकाइनेंस है। लेकिन इसके अलावा भी सिमिलरली द डेवलपिंग एंडोस्पर्म ऑफ मेज कंटेन सच फैक्टर, इसी तरह का फैक्टर उसमें भी, तो वो क्या है, जियाटिन। तो ये काइनेटिन और जियाटिन दोनों फॉर्म है साइटोकाइनेंस के। साइटोकाइनेंस की डिस्कवर है द फैक्टर विच इंड्यूस द कल्चर सेल टू डिवाइड। हर्बर्ट लैंड जो टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था, तो वही हर्बर्ट लैंड 1913 में फ्लोएम केमिकल स्टिमुलेट डिवीजन, ये बात उन्होंने कहा कि फ्लोएम के डिवीजन को स्टिमुलेट कराने के लिए फ्लोएम में कुछ केमिकल है, ऐसा उन्होंने 13 में कहा था। भान ओवरबीक 1941 में कहा कि कोकोनट मिल्क स्टिमुलेट सेल डिवीजन। दूसरी बात आई एस्कूग एंड मिलर 1955, इन लोगों ने क्या किया, हेरिंग स्पर्म फिश के डीएनए से डिग्रेडेटेड डीएनए से कुछ ऐसा केमिकल पाया जो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर रहा था। वह केमिकल वास्तव में क्या था, एडिनिन का डिराइवेटिव था, और उसका भी नाम क्या था, काइनेटिन, जो डीएनए का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट था।
वो वास्तव में क्या था? 6-फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन या काइनेटीन। देखिए ये क्या है? एडिनिन है, 6 एमिनोप्यूरिन, और देखिए इस पर फॉस्फोराइलेशन हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइटोकाइनिन, अब देखिए ये काइनेटीन है, 6-फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन। अब पहला कोकोनट मिल्क 1940 में आ गया। द फर्स्ट साइटोकाइनिन टू बी डिस्कवर्ड वाज काइनेटीन एज ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ डीएनए। काइनेटीन इज नॉट नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन, सिंथेसाइज्ड है। जियाटीन इज द मोस्ट एबंडेंट नेचुरल साइटोकाइनिन। कहां से पैदा किया जाता है? मेज, जिया मेज। फिजियोलॉजिकल रोल अब इसका देखें। साइटोकाइनिन आर 0.01 to 1 μm in plants. Most important function of cytokinin is the cytokinesis, cell division. Application of cytokinin promotes cell division by increasing the change in cell from G2 to mitosis. G2 से आप सेल साइकिल याद करें। सेल साइकिल में क्या है? M फेज, उसके बाद G1, फिर क्या? S, G2। तो कहता है G2 से M फेज में प्रमोट करने के लिए किसका जरूरत है? साइटोकाइनिन्स का। This done by enhancing protein synthesis, a specific enzyme are required for mitosis. कि वहां जो एंजाइम चाहिए इस काम करने के लिए, उस एंजाइम के निर्माण में ये भाग लेता है। साइटोकाइनिन इफेक्ट द ट्रांसलोकेशन बट नो ट्रांसक्रिप्शन, बट नॉट ऑन ट्रांसक्रिप्शन। कि साइटोकाइनिन का प्रभाव कहां पड़ता है? ट्रांसलेशन पर, प्रोटीन के निर्माण पर, आरएनए के निर्माण पर नहीं पड़ता। राइबोसोम frequently group together to form long polysome but yet no information about a specific enzyme. Evidence shows that the cytokinin are involved in the regulation of the cell cycle. सेल साइकिल का रेगुलेशन जानते होंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट होता है। साइक्लिन डिपेंडेंट सेल रेगुलेशन, सीडीसीके। तो सीडीसीके के निर्माण में यह भाग लेगा। The control of the activity of the cell dependent kinase, CDKs. Cytokinin promotes cell division by stimulating the expression of the gene that give rise to sigma-3 cyclin and G1 type cyclin. Recently, it has been found that the cytokinin stimulate the expression of the CYCD3 gene, which encode a D-type cyclin, which play a role in the cell cycle in G1 stage. तो G1 फेज में क्या काम कर रहा है देखा आपने? यहां पर ये जीन को रेगुलेट कर रहा है। और इसके बाद G2 फेज में ये क्या कर रहा है कि वहां पर एंजाइम का निर्माण में भाग ले रहा है। डी टाइप साइक्लिन प्ले मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। तो आपने ये समझा कि यह मेजर बात हमने इसलिए आपको बताया कि बच्चे बार बार पूछते हैं। कितनी बार लोगों ने पूछा कि सर साइटोकाइनिन किस प्रकार सेल डिवीजन इनिशिएट कराता है? तो आपने जाना कि साइटोकाइनिन का काम क्या है कि G1 से सेल को प्रमोट करा के G2 में ला दे, G1 से S में ला दे, पहला चेक पॉइंट को पास करा दे, और फिर G2 से M फेज में भेज दे दूसरा चेक पॉइंट। तो दोनों चेक पॉइंट पर काम करता है। इसलिए सेल रेगुलेशन, साइकिल रेगुलेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसके भी फंक्शन को देखें, रोल। वैसे तो आपने मॉलिक्यूलर रोल अभी देखा। अब क्या है? साइटोकाइनिन सिंपल है कि प्रमोट सेल डिवीजन। इसी एक बात पर उतना देर हमने बात किया। मॉर्फोजेनेसिस, लैटरल बड डेवलपमेंट। एपिकल बड डेवलपमेंट कौन करा रहा था? एपिकल डोमिनेंस कौन बना रहा था? ऑक्सिन। ये क्या करेगा? एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करेगा। तो एपिकल डोमिनेंस को अगर ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकर है और वो कॉज करता है। तो ऑक्सिन और ये साइटोकाइनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं। डिले सेनेशंस, एस्टोमेटल ओपनिंग, एब्सिसिक एसिड आगे पढ़िएगा, एस्टोमेटल क्लोजिंग, ये ओपनिंग। रैपिड ट्रांसपोर्ट इन जालम स्ट्रीम। ऑक्सिन के बारे में पूछे थे, पढ़े थे कि फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसका क्या से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जालम स्ट्रीम, और ट्रांसपोर्ट में भाग भी लेता है। तो यह फंक्शन है कि सेल डिवीजन, रूट शूट मेरिस्टीम इंडक्शन, सेल डिफरेंशिएशन, लीफ सेनेसेंस,
inflorescence growth, nutrient mobilization रूट ट्रांसपोर्ट के द्वारा, cotyledon expansion, apical dominance removal, शीडलिंग मॉर्फोलॉजी, शीडलिंग कराना। तो इस प्रकार हमने ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनेंस के बारे में समझा। ये ग्रोथ प्रमोटर थे। अब ग्रोथ रिटार्डर, ग्रोथ इनहिबिटर, वेल प्रोनाउंस है एब्सिसिक एसिड। जानते हैं आप कि एब्सिसिक एसिड is a inhibitory hormone in plants that help in plant adapt to stress. It also play a key role in the closure of the plant stomata, but development and seed dormancy. The hormone not only allow the plant to survive during time of adversity, but also assist the plant in adapting to the changing season. कहता है कि ये ऐसा हार्मोन है कि प्लांट्स को एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल देता है, प्लांट्स को एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल देता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है इस प्लांट्स का। स्टोमेटा क्लोजर तो है ही। स्टोमेटा क्लोजर का क्या, तो स्ट्रेस टॉलरेंस, पौधा को स्ट्रेस टॉलरेंस बनाता है ये। अब इसके मुख्य बातें क्या है एब्सिसिक एसिड का, आप भी जानते हैं। ग्रोथ रिटार्डर, इंड्यूस स्टोमाटा क्लोजिंग, इनहिबिट बड ग्रोथ एंड शूट फॉर्मेशन। एब्सिसिक एसिड वाइड स्प्रेड इन प्लांट बॉडी, more radially through plants. ABA appear to be synthesized by the leaf. कहाँ पैदा होता है? लीफ में। Interact with the other hormone in the plants, counteracting the growth. ये ग्रोथ को रोकता है। Promoting the effect of auxin and gibberellin, यानी जिब्रेलिन और ऑक्सिन का जो प्रमोटिव इफेक्ट है उसके उल्टा, काउंटर। ये एब्सिसिक एसिड का यही फॉर्मूला है। अब इनके मुख्य फंक्शन 5 है। प्रमोट ट्यूबराइजेशन, ट्यूबर बनाने में मदद करता है, आलू को बड़ा करने में और भी अंडरग्राउंड ट्यूबर को। इंड्यूस सेनेसेंस ऑफ लीफ, एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। सेनेसेंस और एब्सिशन दोनों में अंतर है। एब्सिशन मतलब झड़ना और सेनेसेंस मतलब बूढ़ा होना, लेकिन दोनों में क्या है? टूट के गिर जाना है। इन इंड्यूस डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड एज अपोज टू जिब्रेलिन। जिब्रेलिन डॉर्मेंसी ब्रेकर है और ये क्या है? डॉर्मेंसी कॉज करता है, विच ब्रेक डॉर्मेंसी। It inhibits seed germination and development. ABA also play important role controlling stomata opening and closing. अब इसके बाद गैसियस हार्मोन लास्ट, जो ये भी रिटार्डर ही है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं इसलिए कि राइपनिंग हार्मोन। कहता है इथिलीन। इथिलीन इज ए कलरलेस गैसियस हार्मोन फाउंड इन ripening fruit, flower and leaves and node of a stem. Synthesis of ethylene is inhibited by carbon dioxide and require oxygen. The growth retardant, पहला इसका नाम काम क्या बताया? ग्रोथ रिटार्डेंट। दूसरा इथिलीन प्रमोट्स राइपनिंग। तीसरा गैसियस हार्मोन प्रोड्यूस इन द एक्टिवली ग्रोइंग मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट in sensing ripening or the aging fruit, in the sensing or aging or dying flower, in germination seed and the certain plants. Tissue age in response to the bending, wounding and bursting. तो क्या इसका क्या काम है? ये आपने देखा। इथिलीन इज ए गैस डिफ्यूज रेडियली थ्रू आउट द प्लांट। सभी दिखा रहे हैं कैसे डिफ्यूज करेगा। मे प्रमोट लीफ सेनेसेंस and abscission, increase female flower in the cucumber, economically will increase the fruit production. Degreening मतलब क्या करता है? पीला बनाएगा। ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, इथिलीन गैस ब्रेक डाउन क्लोरोफिल एंड लेट कलर शो थ्रो। यानी लोग कहते हैं कि इसके ये राइपनिंग हार्मोन है, यह रिपेन नहीं कराता, सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू कराता है और साथ में ये क्या करता है? एल्विंग कराता है। तो लोगों को तो मालूम ही है कि कोई भी चीज पीला हो गया तो पक गया। पूरा तरह से प्लांट आम मैच्योर नहीं होता है, लोग इसके जो कमर्शियल फॉर्म है इथाफोन वगैरह उसको डाल देते हैं, वो पीला हो जाएगा। आप समझेंगे पक गया।
तो इसका काम क्या है? डीग्रीनिंग। अब इसके मुख्य फंक्शन क्या है, यह एक बार देखें। स्टिमुलेट शूट एंड रूट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ डॉर्मेंसी, may have role of adventitious root formation, stimulate bromeliad flower induction, मतलब ज्यादा फ्लावर बनना, bromeliad flower, booming flowers, induction of femaleness in the dioecious flower, कि उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों आ रहे हैं, लेकिन जब इसका इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा? फीमेल फ्लावर ज्यादा। स्टिमुलेट फ्लावर ओपनिंग, फ्लावर ओपनिंग को भी प्रमोट करता है। स्टिमुलेट फ्रूट राइपनिंग, ये तो आप जानते ही हैं। स्टिमुलेट लीफ फ्रूट एंड फ्लावर एब्सिशन, एब्सिशन में भी भाग लेता है। आइए देखिए कि किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि ये पका हुआ है, इससे ये देखिए गैस निकल रहा है और दूसरे के पास जा रहा है, ये लोग भी पक रहे हैं। पक गया तो ये गैसियस हार्मोन है और ये जीआईएफ में से हम मदद कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कैसे एक फल के पकने के बाद उससे ये गैसियस हार्मोन पैदा होता है और ये इसके बाद ये गैस किस प्रकार दूसरे फलों के पास जा रहा है और उसे भी पका रहा है। ये पौधा जो हमने लिया ये टोमेटो है। ओवरव्यू कि वास्तव में अब चलते चलते हम लोग ये बात जान लें कि आखिर क्या होता है। तो देखिए इस पीजीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या प्रमोट, कैसे प्रमोट करते हैं ग्रोथ? बाय सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3 है, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन्स। ये जो ग्रोथ इनहिबिटर है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड, स्टिमुलेट एब्सिशन, रिस्पॉन्ड टू वुंड, रिस्पॉन्ड टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझा कि यह जो बातें हम लोग समझ रहे हैं, ये पीजीआर पढ़े तो आपने पीजीआर पढ़ा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? इफेक्ट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इसी तरह हमारी अगला जो लेक्चर होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड होगा टेम्परेचर, लाइट, वाटर इत्यादि। तो अगर लाइट के इंटेंसिटी के संबंध में फ्लावरिंग कैसे होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, इस चर्चा को हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। और टेम्परेचर के संबंध में किस प्रकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसे हम लोग वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो जो हमारी अगली यानी पार्ट 3 जो होगा उसमें हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु क्या होगा? फोटोपीरियोडिज्म, दूसरा वर्नलाइजेशन और तीसरा सीड डॉर्मेंसी। ओके, थैंक यू।